जल्दी मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जिसमें बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने वाला एक मात्र 17 वर्ष की अवस्था वाले लड़के ने कैसे हिंदुस्तान की सरजमी को जीता और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े शासक ने उसके आगे घुटने टेक दिए। उस 17 वर्ष की अवस्था वाले लड़के ने अपने देश के साथ हिंदुस्तान के द्वारा किए गए अपमान का बदला लिया और उन्होंने समस्त हिंदुस्तान की कौम को इस्लाम से परिचय कराया। लेकिन कहते हैं कि होनी को अनहोनी नहीं टाल सकती। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में वह इस सरजमी से अलविदा हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। अगर वह कई सालों तक जीवित रहता तो हो सकता था वह अलेक्जेंडर और चंगेज खां को भी पीछे छोड़ सकता था, तो वह अपने साम्राज्य का एक अलग ही वजूद छोड़कर जाता। तो गाइज गैस कीजिए मैं किसके बारे में बताने जा रहा। हेलो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है यह एक वीर योद्धा के ऊपर है जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में अपने साहस और वीरता के बल पर हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखे और अपने वीरता और साहस के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान पर जीत हासिल की। हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वो नाम है जिसे हर कोई जानते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि यह हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने वाला पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो जानकारी मिलती है ये चचनामा पुस्तक से मिलती है। कहते हैं यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक के द्वारा लिखी गई है। काफी इतिहासकार मानते हैं कि यह जो पुस्तक है चचनामा ये अली अहमद नामक सैनिक द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जो जानकारी मिलती है उसी को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में था कि अरब था। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब का था। अरब जो कि सर्बिया, ईरान, इराक, मिस्र जैसे कंट्रियों को मिलाकर इराक अरब बनता था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था उससे पहले भी भारत के जो संबंध थे वो अरब देशों के साथ थे। तो देश के क्योंकि अरब देश के जो निवासी थे वो हिंदुस्तान, यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों के लोगों के समान संपन्न नहीं थे, इसलिए ये आपस में व्यापार करते थे और पशुपालन करते थे। अरबवासी भारत आते थे और बाहर से लौंग, काली मिर्च, चंदन जैसी वस्तुओं को ले जाते थे। अरबवासी यहाँ पर तलवार, खजूर, शराब देकर जाते थे। इस तरह भारत और अरब के मध्य एक अच्छे संबंध थे। लेकिन क्या हालात हुए जिसके कारण अरब और भारत के मध्य एक शत्रुता बढ़ गई। किस कारण से मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हिंदुस्तान की सरजमी पर आक्रमण करने का जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है वो ये है कि एक समय 712 ईसा पूर्व के ही समय श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने इराक के जो खलीफा थे, उस समय के जो खलीफा थे वो थे वालिद। खलीफा पद है ये मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात आया था। खलीफा वो शख्स होते थे जो कि इस्लाम जगत में सबसे बड़े धार्मिक नेता होते थे और इनके हाथों में राजनीतिक और साम्राज्य की समझ शक्तियां होती थी और यही सुल्तान, बादशाह, गवर्नर और शासक को नियुक्त करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि खलीफा इस्लाम जगत का सबसे बड़ा शासक हुआ करता था। श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने इराक के खलीफा वालिद को 8 जहाजों में कुछ सामग्री वहां पर भेजी। जब यह जहाज सिंध के देवल ठट्टा नामक स्थान से गुजर रहा था तो वहां के स्थानीय समुद्री लुटेरों ने उन जहाजों को लूट लिया। जब इसकी सूचना इराक के जो गवर्नर थे अल हजाज और वहां के जो खलीफा थे वालिद तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम जा तो खलीफा वालिद ने आदेश दिया कि तुम जाओ और सिंध के शासक दाहिर को पत्र लिखो और उनसे कहो कि तुम्हारे क्षेत्र में हमारे 8 जहाजों को लूट लिया गया है और तुम उन पर कार्रवाई करो। लेकिन सिंध के जो शासक थे वो एक ब्राह्मण शासक थे। उन्होंने इराक के गवर्नर के इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा इराक के गवर्नर ने पत्र लिखे। सिंध के शासक दाहिर ने उत्तर दिया कि यह जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में समुद्री लुटेरों ने
जहाजों को लूटा है वह क्षेत्र मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं है, इसलिए मैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करूंगा। यह खबर जब वालिद तक पहुंची तो वो गुस्से में हो चुके थे। सिंध के शासक दाहिर के द्वारा इस तरह का जवाब देने का मुख्य कारण है कि यह उस समय की बात है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश बहुत ही समृद्ध संपन्न था। दाहिर सेन के बारे में बताया जाता है कि यह एकमात्र ऐसे हिंदू राजा है जिन्होंने अपनी सगी बहन से जबरदस्ती शादी की थी। इसके पीछे कारण यह है कि जो दाहिर था ये एक ब्राह्मण राजा था। यह ब्राह्मण ज्योतिषी विद्या में बहुत ही अटूट विश्वास करता था। इन्होंने एक समय अपने दरबार के ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं अपनी बहन के लिए एक योग वर्ग चुनना चाहता हूँ, उसके बारे में बताओ। तब इसके दरबार के जो ब्राह्मण ज्योतिषी थे उन्होंने घोषणा की कि जो भी राजा तुम्हारी बहन से शादी करेगा वो अगला सिंध का शासक बनेगा। तब दाहिर ने कहा कि सिंध का शासक तो मैं हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारी बहन से शादी करेगा वो तुम्हें मारकर सिंध का शासक बनवाएगा। यह बातें सुनकर दाहिर बहुत ही दुख हो गया और वह डर चुका था। अंत ब्राह्मणों के बहकावे में आकर और राज सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी सगी बहन से जबरदस्ती शादी कर ली। जब इस बात की पता उनके बड़े भाई धरासिया को पता चली तो उन्होंने दाहिर को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी सेना लेकर उन पर आक्रमण करने के लिए इनकी तरफ आया। लेकिन उसी समय उनके बड़े भाई धरासिया के चेचक की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण वो मर जाते हैं। अंत दाहिर के द्वारा संपूर्ण सिंध पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। सिंध उस समय बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। सिंध के अंतर्गत नऊन, सैनवाल, राजौर, ब्राह्मणवाद, देवल ठट्टा जैसे बहुत बड़े स्थान आते थे और इन्हीं पर सिंध के शासक दाहिर के अपने रिश्तेदार इन पर शासन करते थे। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उनसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए इराक के जो खलीफा थे वालिद, उन्होंने कई सेनापतियों को भेजा था, लेकिन वो सिंध पर विजय हासिल नहीं कर पाए थे। अंत में उन्होंने 17 वर्ष के एक युवक को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके द्वारा उनको सहायता दी गई थी, क्योंकि कहते हैं कि जो सिंध का शासक दाहिर था ये यहाँ के जो गैर हिंदू लोग थे उन पर अत्याचार करता था। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी वीरता और साहस के बल पर सबसे पहले नऊन को जीता। उसके पश्चात सहवान के शासक माजरा पर जीत हासिल की, लेकिन माजरा अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग गया और वह सीसम के जादों में जा मिला। फिर इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम की तरफ कदम उठाए और यहाँ के जो जाट लोग थे उन पर जीत हासिल की और यहीं पर उन्होंने माजरा को मार दिया। इसके पश्चात वह राजौर पहुंचा और राजौर में वह दाहिर से लड़ा और दाहिर ने बड़ी वीरता के साथ मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, लेकिन मात्र 17 वर्ष की अवस्था वाले मोहम्मद बिन कासिम के सामने दाहिर नहीं टिक पाया। इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मार दिया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम के हाथों दाहिर मारा गया तो इसकी खबर जब उनकी पत्नी रानी देवी को पता चला तो उन्होंने जोहर कर लिया। काफी इतिहासकार मानते हैं कि रानी देवी ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने जोहर कर लिया। यह मध्यकालीन भारत में किसी रानी के द्वारा किया गया पहला जोहर है, जिसकी जानकारी जसनामा पुस्तक के अंतर्गत मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के मध्य राजौर में होने वाले इस युद्ध को इतिहास में रायबर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल करने के पश्चात कुछ सालों तक यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर उन्होंने दिहरम नामक सिक्के चलाए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर काफी लूटपाट की और मोहम्मद बिन कासिम भारतीय इतिहास का पहला एक ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी बन जाता है जिन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी और भी संप्रदाय के हो। और इसी कर को भारतीय इतिहास में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में फिर से औरंगजेब ने इस कर को दोबारा लगा दिया था। तो वही होता है, कहते हैं कि जो होनी हो उसे अनहोनी नहीं टाल सकती।
यही मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। वहीं दूसरी तरफ इराक का जो खलीफा था वालिद, उसका स्थान चला गया था और उसके स्थान पर नया खलीफा सुलेमान आ चुका था। कुछ और ही लिखा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि वह दाहिर की दोनों पुत्रियों को इराक के नए खलीफा सुलेमान के सामने पेश करेगा और सुलेमान उनकी भेंट को स्वीकार करेगा और उनसे प्रसन्न होगा। इसके बदले सुलेमान उन्हें एक अच्छा पद या उन्हें कुछ भेंट प्रदान करेगा। लेकिन कहते हैं कि भारतीय नारियां ये तो केवल एक अबला नारी है, लेकिन जब इनकी सटक जाए तो ये सब पर भारी है। मोहम्मद बिन कासिम स्वयं इन दोनों पुत्रियों को लेकर इराक के खलीफा वालिद के सामने पेश नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उन्हें सैनिकों के साथ भेज दिया था। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती के कारण उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने उन लड़कियों को भेज दिया। जब दाहिर की ये दोनों पुत्रियां इराक के नए खलीफा सुलेमान के सामने गई तो उन्होंने इराक के खलीफा सुलेमान को मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध भड़काया और उन्होंने कहा कि एक ईश्वर के सामने केवल पवित्र और शुद्ध भोजन परोसा जाता है उसकी भोग के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे शरीर का पहले से ही उपयोग कर लिया है। इस प्रकार हम अशुद्ध हो चुके हैं। इराक के खलीफा सुलेमान इतना गुस्सा हो चुका था कि उन्होंने अपने क्रोध में एक आदेश दिया कि जाओ और मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल के चमड़े में जिंदा भरकर लाओ। सुलेमान के दिए गए इस आदेश का उनके सेनापतियों ने पालन किया और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ा और उसे काफी पीटा और उसे एक बैल के चमड़े में भर दिया। जब वो उसे ला रहे थे तो मोहम्मद बिन कासिम को उनकी वीरता और उसके साहस के बल पर जिन्होंने सिंह पर विजय हासिल की और उन्होंने जो अपनी स्वामी भक्ति दिखाई थी सुलेमान के सामने, उसका उपहार उन्हें एक दर्दनाक मौत के रूप में मिला। लेकिन इसके पश्चात जब इराक के खलीफा सुलेमान को पता चला कि दाहिर की दोनों पुत्रियों ने झूठ बोला है और एक षड्यंत्र रचा है, तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि इन दोनों को जिंदा ही एक दीवार में दफनाया जाए। इस प्रकार दाहिर की दोनों पुत्रियां मर चुकी थी। मानो अगर यही 20 वर्ष का लड़का आगे चलकर जिंदा होता तो यह आगे चलकर भी सिकंदर और चंगेज खां से भी बड़ा एक योद्धा बन सकता था। लेकिन कहते हैं कि अनहोनी को ना होनी टाल सकती है ना होनी टाल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक